जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी को पता है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपके पास गिने चुने दोस्तों 4 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 19वां दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्लास से पेपर में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पूरी क्लास शुरू से लेके लास्ट तक अटेंड करने, सारे ही क्वेश्चन इस क्लास के महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा से पहले ही देख लो पेपर कैसे आने वाला है। पहला प्रश्न लग चुका आपके स्क्रीन पर, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताएंगे आप लोग। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। क्या आंसर होने वाला है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका एग्जाम किस डेट में है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। डोलू कुनिया डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बताइएगा आंसर। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, ठीक है। तो जो दोस्तों 16 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी दोस्तों? देखो एग्जाम में आपसे पूछेगा तो पानीपत की पहली लड़ाई भी आपको पता होनी चाहिए, दूसरी भी पता होनी चाहिए और तीसरी भी पता होनी चाहिए दोस्तों। कुछ भी पूछ सकता आपको एग्जामिनर, आपको तैयारी पूरी रखनी है। पहली लड़ाई दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1526 में हुई थी, बाबर और किसके, इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर आपको ध्यान रखना 1556 की डेट, ठीक है, जिसमें हेमू विक्रमादित्य और किसके बीच में हुई थी, अकबर की सेना के बीच में हुई थी। अकबर की सेना जीत जाती है वो युद्ध, ठीक है। अब जब पानीपत की तीसरे युद्ध की बारी आती है तो 1761 में होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जहां पर दोस्तों मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो यहाँ पे आपको तीसरी लड़ाई पूछी है 1761, आपको टिक कर लेना है। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, बताएंगे सभी विद्यार्थी। दोस्तों एग्जाम तक ये सारी क्लासेस ले लेना, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना दोस्तों, ठीक है। मेहनत करोगे सिलेक्शन तभी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप जब मेहनत करोगे आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा उम्मीद आपके माता पिता की जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। अगर उनका सपना और अपना सपना पूरा करना है तो डेली क्लास लीजिए, सिलेक्शन लेना आपको, ठीक है। राजघाट बांध दोस्तों बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी टिक करना है। यहां पर लिख लो मेरे भाई, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो भी देख लेना, उस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाए थे कल की वीडियो में, 8 बजे वाली क्लास में। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों में ये वेद लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। कर्मकांड से रिलेटेड यही वेद है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसकी 2 शाखाएं हैं दोस्तों, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। कोई भी राजा का नाम देगा और आपसे पूछेगा कि इस राजा का संबंध किस वंश से था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे भाई पुष्यभूति वंश आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ना, संवर्ती सूची, ये हमने किसके संविधान से लिए मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। ये पॉइंट पता होना चाहिए, कल की क्लास में मैंने करवाया था दोस्तों। हमने इसको किसके संविधान से बोरो किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया है। और ये 7वीं अनुसूची में देखने को मिलती है। 10वीं अनुसूची में मेरे भाई दल बदल कानून है दोस्तों, जिसको 52वें संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था संविधान में। अगर मैं बात करूं दोस्तों 10वीं के बाद 9वीं अनुसूची, तो दोस्तों फर्स्ट अमेंडमेंट किया था 1951 में दोस्तों, ठीक है, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 12वीं अनुसूची आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से मन्नार पृथक अलग करता है, मन्नार की खाड़ी से अलग करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। आंसर आएगा पाक जल डमरू मध्य, आपको टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। जिन तत्वों के बृहत्तम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतः होते हैं, वो किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या कहते हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी चर्चित रहा था दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा दोस्तों धातु। उनको क्या कहते हैं मेरे भाई, धातु कहते हैं। तो ए को आप लोग लॉक कर लेंगे। जो भी नए चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, तक और बेल नोटिफिकेशन को स्पेशली प्रेस करना। जब आप प्रेस करोगे तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी हर नई वीडियो का। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है दोस्तों, कहां पर होता है दोस्तों, बताएंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्पादन मेरे भाई वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट में है दोस्तों, ठीक है। लोक रंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है, कहां का फेमस है मेरे भाई, बताएंगे सभी विद्यार्थी। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश, जिनकी यहाँ पर किसकी सरकार है, यहाँ के सीएम कौन है, मोहन यादव है दोस्तों, ठीक है। राज्यपाल कौन है, मंगूभाई छगनभाई पटेल साहब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मॉडल पेपर में आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए वैसे ही पेपर तैयार किया जैसा एग्जाम में आने वाला है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी कर सकते हो दोस्तों। देखो इसको जल्दी करने का तरीका क्या है दोस्तों, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, ठीक है। सामान्य की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई उसने देरी कही है दोस्तों, ध्यान रखना, गलती मत करना, 15 मिनट देरी। अब वो कह रहा है सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे, यानी कि वो हमसे सामान्य समय पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, सामान्य समय पूछ रहा है। चाल दे रखी है दोस्तों 3/4 की। अब समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ये 3 क्या है दोस्तों, सामान्य चाल है। क्या है मेरे भाई, सामान्य चाल है। ये मेरे भाई सामान्य चाल है। ये क्या है मेरे भाई, सामान्य चाल है दोस्तों, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर कितने की देरी हो रही है, 1 मिनट की देरी हो रही है। कितने की, 1 मिनट की देरी हो रही है भाई, ठीक है। पहले 4 से था, अब 3 हो गई, तो 1 मिनट की देरी हो रही है। और 1 मिनट का मान क्वेश्चन ने 15 दे रखा है। कितने गुना दे रखा है, ये 15 गुना दे रखा है। आपसे क्या क्वेश्चन ने किया है, क्वेश्चन ने क्या किया आपसे सवाल, आपसे कहा है कि सामान्य समय बताइए, तो 15 गुना 3 कर लेना है। तो 15 गुना 3 करोगे मेरे भाई 45 मिनट आ जाएगा। इससे ईजी कुछ नहीं है भाई, ठीक है, इससे ईजी कुछ नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चीजें क्लियर हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। ये पूरी मेहनत आप लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है। एक दिन भी मिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों हम। क्लास एनटीपीसी डेली 8 बजे अपलोड हो रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, आप ही के लिए तो मेहनत जारी है इतनी। तवांग बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है मेरे भाई। देखो जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध मठ हैं वो अच्छे से याद कर लेना, काफी चर्चित रहते हैं ये क्वेश्चन से एग्जाम में। तो मेरे भाई ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जहां पर ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय संविधान का भाग 3 निम्न में से किसके बारे में उल्लेखित करता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां, भाई साहब मैं वापस कह रहा हूं, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां और संविधान के कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये 3 टॉपिक कर लोगे ना भाई तो मजा ही आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूं। एग्जाम में 100% इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। फिलहाल आप लोग टिक क्या करेंगे दोस्तों, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये दोस्तों भाग 2 में है दोस्तों, किसमें, भाग 2 में नागरिकता है, ठीक है। और मूल मौलिक अधिकार दोस्तों हमने किसके संविधान से लिए, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी को भी आता हो तो बताएंगे किस किस को आते हैं। तो आप ये कहोगे गुरु ये हमने यूएसए के संविधान से लिए, गुरु अमेरिका के संविधान से। लेकिन गुरु जो मूल अधिकार होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो हमने किसके संविधान से लिए, बताइए किसी को पता है तो। देखते हैं कितने स्टूडेंट बताएंगे। मैंने आपसे कमेंट किया है कि आप मुझे बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं, मतलब कि मूल अधिकार हमने किसके संविधान से लिए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से अवमूल्यन घटाने से प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। काफी चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमी में ये अर्थशास्त्र से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिलहाल बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा शुद्ध राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। कौन कौन इसका आंसर देगा, सबसे पहले देखते हैं। तो भाई कौन दे रहा है पहले आंसर, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो -1 देखने को मिल रहा है, यहां पर देख पा रहे होंगे -3, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप क्या करेंगे 85 लिख लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या 5 है। आगे देखेंगे दोस्तों 697 से 692, तो कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पे -5। 692 से लेके 685 कितना देखने को मिल रहा है, -7। अब 685 में आपको 9 माइनस करना पड़ेगा। 9 ही क्यों माइनस करे गुरु, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये कौन सी संख्या चल रही है, अभाज्य संख्याएं चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो अगली अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों, सॉरी अभाज्य संख्या क्या है, सॉरी विषम संख्या चल रही है, ओड नंबर चल रहे हैं, ओड नंबर की सीरीज चल रही है। तो आपको 685 में से -9 करने पड़ेंगे दोस्तों, तो 676 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 685 में से आपको कितना माइनस कर लेना है मेरे भाई, 685 में 9 माइनस कर लेना है, तो आपको देखने को मिलेगा 676। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह क्वेश्चन मैंने 4-5 बार करवाया और मैं आपसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहता हूं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा कि यह आपने होमवर्क में किया है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट एक्टिव होकर होमवर्क में आंसर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस क्षेत्र में फैला हुआ है मेरे भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो पूर्वी तटीय मैदान है वो किस क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो गुरु आप ये कहेंगे ये पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है मेरे भाई। कहां से कहां तक, ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन किसके समय में आया था दोस्तों, ठीक है, विदेश से। अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न के आंसर की, तो आंसर आएगा हेनसांग दोस्तों। इब्न बतूता तो आप सभी को पता है एमबीटी के शासनकाल में आया था। मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी को ही कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, ये इसके शासनकाल में आया था। अब इब्न बतूता की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है गुरु, कौन सी पूछा थी, उसका नाम है किताब उल रहला। कौन सी पुस्तक है मेरे भाई, किताब उल रहला। ये पुस्तक काफी चर्चित रहती है एग्जाम में, ठीक है। अब आप मुझे यहां पे एक कमेंट करके बताएंगे कि किताब उल रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। देखते कितने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाते कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे दोस्तों, बताइए किस वंश से संबंधित थे। ऐसे ही पूछेगा, कोई भी राजा का नाम देगा और आपसे पूछेगा कि ये राजा किस वंश से संबंधित था दोस्तों, किस वंश से इसका रिलेशन है, ऐसे पूछेगा। तो आप क्या टिक करोगे, तो आप टिक करोगे गुरु ये चालुक्य वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है मेरे भाई। 3 स्टार लगा लो भाई, 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही जवाब आएगा वर्तिकाग्र कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, डी ऑप्शन। यहां पे आप लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे डी ऑप्शन, वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है मेरे भाई। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, बताइए। देखो असम का शास्त्रीय नृत्य तो दोस्तों पूछा जाता है बहुत बार, सत्रिया याद रखना। इसके फाउंडर भी याद रखना श्रीमद शंकर देव है, ठीक है। सत्रिया याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे उत्सव पूछा है, त्योहार पूछा है, तो आपको टिक करना है बिहू त्योहार, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताइए सभी विद्यार्थी। सही आंसर आ जाएगा जातक कथाएं। जातक कथाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा कि बौद्ध जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां पे टिक करेंगे बौद्ध धर्म। क्या टिक करोगे, बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। आप सभी को पता है जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है, गौतम बुद्ध, है ना। चलिए क्वेश्चन 24 बताएंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे निम्न में से किसकी पुस्तक है दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहूंगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई है किताब, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो बुक है दोस्तों, ये जो बुक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब के राइटर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस बुक के राइटर कौन है, इस बुक के लेखक कौन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस प्रश्न के लिए जो आप आंसर टिक करेंगे अनीता देसाई, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर लाइफ ऑफ डे पुस्तक के लेखक अनीता देसाई है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। घनत्व का सूत्र क्या है मेरे भाई, बताइए। काफी बार एक फॉर्मूला पूछा हुआ है सीधा सीधा, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है, एएलपी में भी पूछा था, ठीक है, टेक्निशियल में भी पूछा होगा दोस्तों, ये पूछा था ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। फिलहाल आप मुझे घनत्व का सूत्र बताइए, काफी चर्चित है ये क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट, सी ऑप्शन, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है, ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। यही क्वेश्चन याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है, तो फायदा होगा आपको एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन काफी चर्चित रहा है दोस्तों, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। आपसे पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। आपसे पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, वह प्रति माह 5538 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक व्यय कितना है, खर्चा पूछा दोस्तों आपसे, ठीक है। यहाँ पे 1 कर लो, ठीक है। 16,614। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है सभी विद्यार्थी। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है भाई, वो 75% खर्च कर रहा है, इनकम हमेशा 100% होती है, तो बचा कितना रहा 25%, ठीक है। रुपए में इसकी वैल्यू कितनी है 5538 रुपए, और अपन को पता है इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी 25, ठीक है। आपको खर्चा पूछा यानी 75 का मान पूछा है, ठीक है। 25 की टेबल से मेरे भाई 3 बार काटोगे, 8 या 24 की 4, देखो 4 इसी में आ रहा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। 24 की 4 कैरी 2, 3 या 9 और 2 11 की 1 कैरी 1 आपके स्क्रीन पर है। 5 और 5 या 15 और 15 और 1 16 की 6 कैरी 1, 5 या 15 और 1 16, 16,614 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि उस समय वे जेल में थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपसे ऐसा भी पूछेगा कि पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था, तो आपको 1932 टिक करना है। लेकिन जैसे ही आपसे ऐसे पूछे कि इस पे हस्ताक्षर किसने किए थे महात्मा गांधी जी के अलावा, तो आपको टिक करना पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी को लॉक यहां से कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट तमिलनाडु टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हड़प्पा की खोज आप सभी को पता है 1921-22 की समथिंग हुई थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किस नदी के तट पर की थी? रावी नदी के तट पर। और लोकेशन इसकी कहां पर है मेरे भाई? पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल दोस्तों ये कांस्य के औजार का प्रयोग करते थे, ऑप्शन नंबर डी को जितने भी स्टूडेंट लॉक किए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन शानदार सा, जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई? ये एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है, कितने स्टूडेंट इसका आंसर देंगे? सभी विद्यार्थी इसका आंसर दें, किसको आता है इसका आंसर। तो यहां पर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डी ऑप्शन को लॉक करना है। क्वेश्चन 31वां, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को इसका आंसर आता है, बताइए दोस्तों। सही जवाब होगा 23 से 24 दोस्तों, ठीक है, 23 से 24 आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। 23 और 24 में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को बड़े बड़े कारखाने में काम करना मना है? ये मुझे बताइए किसमें कहा गया, 23 में या 24 में? कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ लूं, ऐसा कौन सा आर्टिकल है 23 और 24 में जिसमें यह कहा गया है कि बाल श्रम पर रोक है? बाल श्रम पर रोक है, तो बताइए 23 और 24 में दोनों के मैंने आपसे बता दिए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। गुरु शिखर, जिसको दोस्तों राजस्थान के इतिहास के पिता जिसे कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है, फिलहाल माना जाता है, उन्होंने कहा था इसे, क्या कहा था दोस्तों? इस चोटी को क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था दोस्तों, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को ही दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इसी चोटी को दोस्तों क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने? अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, क्या कहा था? संतों का शिखर कहा गया दोस्तों, ठीक है। फिलहाल 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, अगर पूछे एग्जामिनर तो लिख सकते हैं आप लोग 1722 मीटर ये चोटी ऊंची है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आपको टिक करना है, ठीक है। फिलहाल ये अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। डी वाला जिसने भी लॉक किया उनका जवाब बिल्कुल सही है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के नेतृत्व में शुरू की गई थी दोस्तों, किसके नेतृत्व में यह योजना शुरू की गई थी? आपसे एग्जामिनर यह पूछेगा ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये कब स्टार्ट, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी दोस्तों, किसी को पता है क्या? अगर पता है तो बता सकते हैं। ये 1961 से लेके 66 के समथिंग थी दोस्तों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फिलहाल इसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है यहां पर। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो भाई। अब यहां पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, याद कर लेना अभी के अभी, ठीक है। पहले तो दोस्तों आपको पूछेगा गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपको ध्यान रखना है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से लेके एक साल पहले खत्म हो गई थी, 1978 में खत्म हो गई थी, यानी एक साल पहले खत्म हो गई थी, पूरी 5 साल चली भी नहीं थी, ठीक है। और यहां पर दोस्तों इंदिरा गांधी थी दोस्तों, ये नारा दिया किसने था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी, यहां पे नोट कर लो, इंदिरा गांधी टिक कर लेना मेरे भाई। क्या टिक करोगे? इंदिरा गांधी दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो गरीबी उन्मूलन, नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। और क्योंकि इसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है दोस्तों, इसलिए इसको एक साल पहले खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी टिक करना है। यहीं पर दोस्तों इसी योजना के तहत दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, 20 सूत्री कार्यक्रम, यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग, 20 सूत्री कार्यक्रम नोट करोगे, 20 सूत्री कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो ये सारे तमाम फैक्ट याद कर लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा क्षयानता, ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी में ही पूछा गया सवाल है ये प्रश्न। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तित हो जाता है, इस पे तो जितने स्टार लगाने लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टार लगाओगे? 5 स्टार लगा लो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लेना, अभी याद कर लेना। सही आंसर आएगा बीज। तो पादप में निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित होता है मेरे भाई, किसमें? बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और स्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? ये पुरस्कार दोस्तों कोचों को दिया जाता है दोस्तों, जो भी कोच वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आप टिक कर रहे होंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे होंगे तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हो। अगला प्रश्न,
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? ये एक महत्वपूर्ण सा सवाल है, प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है प्रश्न। तो कितने स्टूडेंट इसका आंसर बता सकते, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 क्या 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में 20 देशों के समूह G20 की बैठक कहां आयोजित की गई है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों शब्दावली एक टॉपिक आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, एनटीपीसी का फेवरेट टॉपिक है, याद कर लेना, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी स्टूडेंट बास्केटबॉल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब एक ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रखर और रिया मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 56,700 रुपए का दोनों मिलकर निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में बता रखा है 5400 रुपए के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा दे रखा है, प्रखर का हिस्सा दे रखा है 1400। तो उसके निवेश का हिस्सा अनुपात आप कितना है दोस्तों वो बताना है, मतलब निवेश का हिस्सा बताना है। एक तरफ लिखेंगे प्रखर को पी से डिनोट कर रहा हूं और रिया को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। देखो वर्ष के अंत में टोटल लाभ कितने का 5400 रुपए का लाभ है, जिसमें से प्रखर का हिस्सा कितना 1400 रुपए है। अगर मैं दोस्तों प्रखर का हिस्सा दे रखा है 1400 रुपए, तो यहाँ पे अगर मैं 1400 रुपए प्रखर के हिस्से में लिख देता हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, अगर दोस्तों कुल लाभ में से अगर मैं प्रखर का हिस्सा यहाँ पे प्रखर का हिस्सा रख देता हूँ कुल लाभ में से 1400, तो इस रिया का हिस्सा कितना होगा? तो 5400 में से 1400 घटा लो, 400 घटाओगे 5000, 5000 में से एक और घटाओगे 4000, तो 4000 रुपए किसका है दोस्तों? 4000 रुपए किसका हिस्सा किसका है दोस्तों? रिया का है। अगर दोस्तों जब समय का जिक्र नहीं होता है तो जो उनके लाभ का अनुपात होता है वही उनके निवेश का अनुपात बन जाता है, ये तो आप सीख चुके हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 की टेबल से 20 बार जाएगा, ठीक है, एक बार वापस काट लो, 2 एक कम 2 और 2 की टेबल से 10 बार, तो 1 और 10 का अनुपात हो चुका है। तो इसी अनुपात में दोस्तों ये राशि बांटनी है, 1 और 10 का अनुपात यहाँ पे लिख लो सही से, एक बार सही से लिख लेते हैं। बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना, जब समय का जिक्र नहीं होता तो जो उनके लाभ का अनुपात होता है वही उनके निवेश का अनुपात बनता है। तो यहाँ पर कितना होगा 11 रेशियो हो गया, कितना हो गया 11 रेशियो, और 11 रेशियो में ही दोस्तों आपको कितना बांटना है 5600 रुपये, 56,700 रुपये बांटना है, ठीक है। लग रहा है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर लोगे। यहाँ 2 की तरफ से एक बार इनको एक बार वापस काट लेते, एक मिनट यहाँ पर एक बार वापस काट लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक हुई है। देखो 2 की टेबल से काटेंगे 7 बार जाएगा, 2 की टेबल से काटोगे 20 बार जाएगा, ठीक है। तो 20 और 7 का अनुपात बन गया, तो 20 और 7 27, तो 27 रेशियो का मान आपको दे रखा है 56,700। और आपसे पूछा क्या है? प्रखर के निवेश का हिस्सा पूछा, मतलब प्रखर का निवेश पूछा, मतलब 20 का मान पूछा आपसे, 20 का मान पूछा। अगले पेज पर करे क्या 56,700, ये जो 56,700 है मेरे भाई, 56,700 है, ये किसका मान है मेरे भाई? ये 27 रेशियो का मान है। आपसे किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है प्रखर का निवेश का अनुपात कितना 20, इसका मान पूछा आपसे, तो यहाँ पर 20 लिख लो, ठीक है। अब काटने की कोशिश कर लो, अगर कट जाए तो ठीक है। अगर देखोगे 27 से कम 27, 27 दूनी 54, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 27 से कम 27 जो 2100 बार गया, ठीक है। और 21 दूनी 42, तो आंसर आ चुका है 30, 42,000 रुपये आ रहा समथिंग। 42,000 है क्या ऑप्शन में? नहीं भाई कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक मिनट रुको। 27 का रेशियो है, 27 दूनी 54, 27 से कम 27, कहाँ मिस्टेक करी है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है भाई? हमें पूछा क्या, एक बार और चेक कर लेते। अच्छा प्रखर का हिस्सा पूछा ना। देखो दोस्तों ये 42,000 कुल निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करोगे 56,700 में से, 56,700 में से दोनों का है ना ये, तो 56,700 में से अगर आप 42,000 माइनस कर लोगे, 42,000 माइनस कर लोगे तो आपको प्रखर का हिस्सा पता चल जाएगा। 0 7 6 में से 2 करोगे 4, 5 में से क्या 1, तो 14,700 देखने को मिल रहा है। वही मेरे को कुछ मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, फिलहाल कोई मिस्टेक नहीं है, 14,700 आंसर आ चुका है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 ओएस सेटिंग मेनू ओपन करता है दोस्तों? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों विंडोज कुंजी प्लस आई टिक कर रहे हो तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है? ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंडवानी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों, पंडवानी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। क्या आप लोग यही टिक कर रहे हो? सही है दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आते हुए, क्वेश्चन 44 बताइएगा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। कहां गया? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संसद, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखना। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकार से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है।
कौन कौन बताएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या किसी को आता है इसका आंसर? अगर आता तो बताइए। तो इनका संबंध दोस्तों अरविंदो घोष से है। ऑप्शन नंबर सी को यहां पर लॉक कर लेना। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आपसे मैंने कुल 45 क्वेश्चन पूछे और बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछे। आपने कितनों के जवाब किए प्लीज मुझे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई आपके पास गिने चुने 4 दिन बचे हुए दोस्तों। आपके लिए मैंने मॉडल पेपर सीरीज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है इसी चैनल पर। आप उसको देखकर अपना रिवीजन कवर कर सकते हैं दोस्तों। उसमें सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर ये मेहनत हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है, विनती है दोस्तों, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, हर प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को शेयर करो। सभी स्टूडेंट को बता दो कि 8 बजे क्लास होती है रिवीजन। ठीक है, डेली 8 बजे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ज्वाइन कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन में लग जाओ दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।